कि कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ आप लोग का बच्चा है, लेकिन मैं भी किसी का बच्चा हूँ। आप लोग अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन मैं जो डर डर ठोकर खा रही हूँ किसके वजह से? आपके लड़के के लिए मैं ये सब डर डर ठोकर खा रही हूँ। आज कहीं ना कहीं मुझे दुनिया वाले एक्सेप्ट नहीं करे, कहीं ना कहीं मुझे मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे सब लोग यूज़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। किसके वजह से? आज आपके लड़के के वजह से। मैं यही बोल सकती हूँ कि अभी दुनिया वालों को कि पैसा जो लिया है पूरा खानदान ने लिया है। ऐसा हाँ, पूरे घर वाले हाँ, इस्तेमाल किए हाँ आपके पैसे बिल्कुल। का। क्यों? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। एक ऐसे जगह पे मौजूद हूं जो कहा जाता है कि लव आजकल, इसी सिलसिले से बात करेंगे लव आजकल को लेकर। और कहा जाता है कि प्यार में इतना पागल कर दिया कि अब मैं क्या करूं। ये ऐसी कहानी है कि इस कहानी को सुनने के बाद हर एक दिल की धड़कनें दौड़ने लगेगी। जब प्यार में धोखा मिलता है तो हसीने जो भी हैं या फिर कहा जाता है जो भी प्रेमी हैं, उनके दिल इतने जो है खंजर की तरह महसूस होते हैं, दिल में इतने टुकड़े होते हैं कि वही जानते हैं। अगर प्यार किए होंगे तो आपको वो दर्द महसूस हो रहा होगा कि प्यार में जब टूटते हैं रिश्ते तो कितना दर्द होता है। आइए बात करेंगे इसी सिलसिले पे, क्योंकि एक प्यार करके दिल टूटने के बाद जिस तकलीफ़ों से गुजर रही हैं हमारे सामने मौजूद है एक अच्छी, एक खूबसूरत जो है सामने। इन्हीं से मुलाकात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है फिर न्यूज इंडिया में। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम पहले दिलदार अली था, अभी मेरा नाम बारबी खान है। मैं एक ट्रांस महिला हूँ और मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा घटना घटी है अभी हाल ही में। तो मैं पूरी कहानी बता रही हूँ। 2022 को मैं 25 अक्टूबर को मैं रसरा में आई हूँ एक डांसर के रूप से, और मैं डांस करके अपना जीवन निवास करती हूँ। और भारत पकवाइनार का एक भारत बैंड पार्टी है, वहाँ पे मैं डांस करके अपना जीवन निवास करती हूँ। फिर इसके बाद 2022 को 7 तारीख को मैं कमतैला में डांस करी थी रसरा का। वहाँ पे एक लड़का आया था, उसका नाम है निखिल यादव और उसका पिताजी का नाम है हंसनाथ यादव, और वो रसरा का ही है और पठानपुर का निवासी है। तो उन्होंने मुझे देख के रुका और रुक के मेरा नंबर मांगने लगा। मैंने मना करने के बाद भी उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद भी मैंने उनको नंबर प्रोवाइड कर दिया। फिर इसके बाद हमारा टेक्स्ट से लेके, फ़ोन से लेके फिर वीडियो कॉल तक हमारा दोस्ती बनी। 2022 को 26 नवंबर को मैं डांस कर रही थी मीरनगंज में, जो रसरा में ही पड़ता है ये। तो वहाँ पे लड़का आया है रात को 9 बजे या 9:30 बजे के करीब। तो मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ है लगभग 11:30 या 12 बजे, ऐसे ठंडी का दिन था। तो उन्होंने मुझे रूम पे छोड़ने के लिए मुझे बोला कि मैं आपको रूम पे छोड़ दूँगी, जिद करने लगा। तो मैंने बोला कि नहीं, जो ला रहे हैं उन्हीं लोग हमें रूम पे छोड़ देगी, क्योंकि उन लोग का एक दायित्व होता है, जैसे हम लोग को सही सलामत ला रही है वो वैसे ही सही सलामत पहुँचाए। तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं, मैं आपको छोड़ दूँगी, एक बार आप भैया से बात करिए। तो मैं भैया से पूछा कि भैया एक दोस्त आ रही है, वो बोल रहा है कि मुझे घर पे छोड़ देगी, तो आप क्या बोलते हैं? तो बोले तो आप सही सलामत पहुँच जाएंगे। तो मैंने बोला जी भैया ऐसे नहीं है, तो मैं पहुँच जाऊँगी। तो बोला ठीक है आप जाइए। तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, वो उनके बाइक पे मैं बैठ के अपने रूम पे आ गई। तो उन्होंने बोला कि ठंडी लग रही है और थोड़ा सा चाय पिलाएंगे। तो मैंने बोला बिल्कुल क्यों नहीं पिलाएंगे। तो मैंने चाय बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नमकीन है तो थोड़ा सा निकालिए। तो मैंने बोला ठीक है बिल्कुल है, निकाल रहे। तो हम दोनों बैठ के चाय पी रहे थे। फिर चाय पी रहे थे, अचानक से मुझे चक्कर आने लगा। रात्रि के कितने बज रहे हैं? 12 साढ़े बजे, ऐसे 12:30 बज गए। रात्रि का वक्त जी बिल्कुल। तो उस समय में हम दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं। फिर उसके बाद उन लोगों का क्या होगा, अचानक से मुझे चक्कर आने लगा। तो मैंने उनको बोला है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है और मुझे चक्कर आ रही है, दुनिया घूम रही है। तो उन्होंने बोला कि शायद आप ज़्यादा थक गए होंगे, आप आराम कर लीजिए। उन्होंने मुझे अपने हाथों से, इतना तक मुझे याद है, अपने हाथों से पकड़ के मुझे अपने बेड तक लेके जाके सुला दिया। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा याद है, उन्होंने मेरे साथ अननेसेसरली सेक्स किया जी, जिसको कहला जाता है कि पूरा जो है थोड़ा सा महसूस हो रहा था, लेकिन आप जो है कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ दे के मतलब दबा के रखा था हाथ से। तो सुबह तक वो लड़का वहीं पे थे, मेरे साथ ही वहीं पे थे। तो मैंने उनको जब बोला है कि मुझे महसूस हुआ है कि हाँ दर्द महसूस हो रहा था, तो मैंने उनको बोला है कि आपने मेरे साथ गलत किया है और
थोड़ा थोड़ा तो मुझे याद है। तो उन्होंने बोला है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप बहुत खूबसूरत है और कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ रहना है, और मैं आपको बहुत दिनों से लाइक कर रही थी लेकिन बोलने के लिए डर रही थी। तो मैंने बोला ठीक है, ये तो आप दूसरे तरह से भी बोल सकते थे, लेकिन ये तो गलत हुआ और इसके खिलाफ़ मैं मुकदमा करूँगी। तो उन्होंने बोला कि मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरे पूरा परिवार का इज्जत है और रास्ते में आ जाएगी, ये सब मत करिए। मैं बोल रही हूँ आपको, आप इतनी सुंदर है, मैं आपको वो शादी करना चाहती हूँ और आपके साथ निभाना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अकेले एक इंसान एक शहर में आई हूँ, वो भी अनजान शहर में, कोई मेरा साथ निभाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं और इतने बखूबी से बोल रहे हैं, उस इंसान के लफ्ज़ में ऐसा कोई झूठ मतलब झूठापन नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कहीं न कहीं दुनिया में सबको पता है कि एक ट्रांस वुमन को किस नज़र से देखते हैं, और कोई सामने से आके बोले कि मैं आपका साथ निभाना चाहती हूँ, तो मुझे लगा कि सही बंदा है और बहुत विश्वास के साथ बोल भी रहा था, तो मैं विश्वास करके उनको छोड़ दिया। फिर उसके बाद उनके साथ मैं रिलेशन में आ गई, हम लोग का संपर्क बनने लगा, हम लोग आपस में तालमेल बिठाने लगे, आना जाना, खाना पीना, सोना, जो भी है उस दिन से चलता हाँ, जी, जैसे पति पत्नी के बीच होते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, वो एक दिन आया, आके मुझे बोल रहे हैं कि आप सब लोगों को पता है एक ट्रांस वुमन किस तरह से बनते हैं। तो उस समय मैं लड़का था, तो मैं लड़की की ड्रेस पहनती थी, तो उनको सब कुछ पता है। तो उन्होंने बोला कि हम दोनों को शायद आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने बोला इसका मतलब क्या है? तो बोल रहे कि आप अपना जेंडर चेंज करा लीजिए। तो आई एम शॉक कि ये इतना बड़ा कदम है और उन्होंने अपने मुंह से बोल रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं, ये बहुत बड़ा कदम है, ये तो बहुत मतलब गलत हो जाएगा मेरे साथ। तो बोल रहे क्या गलत हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने बोला कि मैं अगर ये सब कर लूँगी, मेरा घर परिवार का इज्जत तो चले जाएगी और ख़ास करके मेरा घर परिवार नहीं मानेगी और गाँव वाले भी मुझे ठुकरा देगी। कहीं ना कहीं अब मैं देख रही हूँ न्यूज़ में, और कहीं ना कहीं मैं अपने आंखों से देख रही हूँ कि ट्रांस वुमन का क्या इज्जत है इस दुनिया में, एक किन्नर का क्या इज्जत है ना। तो उनको बोला, तो बोला आप एक किन्नर क्यों कहला रहे हैं आपको, आप अपने आप को, आपको लड़की बनना है, आप लड़की की तरह देखती है, प्लीज़ आप कर लीजिए, मैं आपसे शादी करूँगी। मेरी एक बहन है, उनको भी बोला है कि तुम अपने बहन को समझाओ, उसको मैं पसंद करती हूँ, पता है ना तुमको भी, मैं इतने दिनों से आता जाता रही हूँ, खाती हूँ पीती हूँ, उसके साथ सोया है, सब कुछ हुआ है, हम लोग का फिजिकल रिलेशन भी बन गया है, तो अब क्या चाहिए। तो उनसे मैं बोल रही हूँ कि मैं शादी करूँगी। तो मैंने बहन ने बोला है कि नहीं, ये सब करने से भैया तो मेरा घर परिवार नहीं मानेंगे और हम लोग का जो इज्जत है वो पानी में चला जाएगा। तो बोले कोई बात नहीं, आपका घर परिवार नहीं मान रहे, तो कहीं ना कहीं मेरा घर परिवार मैं दे रही हूँ उनको, मैं घर दे रही हूँ, मैं खुद हूँ। अगर मेरा घर परिवार नहीं मानेगी तो मैं अलग से अपना घर बसाऊंगी। तो मैंने ये भी बोला है कि अगर ऑपरेशन ठीक है, मैं कर लूँगी, जेंडर अपना चेंज करा लूँगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए मुझे समय चाहिए। और एक बात ज़रूरी है आपको बताना कि हमारा कोई बच्चा नहीं होगा, ये बात आपको पता भी है या नहीं है। तो बोले पता है, इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, अगर जान के भी आप ये सब बोल रही है तो आप बाद में ये तो नहीं बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा है, मैं तुमको नहीं रख पाऊँगी। बोला बहुत लेडीज़ का बच्चा नहीं होता है, वो लोग कहीं ना कहीं घर बसा रहे, कोई फेंक तो नहीं रहे उनको, तो उसमें से हम आपको पकड़ लेंगे, हम एक बच्चा और गोद ले लेंगे, और कहीं ना कहीं जिस बच्चे का माँ बाप नहीं है उसको एक माँ बाप मिल जाएगी, तो उसके इससे ज़्यादा पुण्य का काम क्या हो सकता है इस दुनिया में। तो इंसान की जो लफ्ज़ बोल रही है इतना सच्चाई के साथ बोले, कहीं ना कहीं मैं इतना भरोसा हो गया और इतना उसके ऊपर मतलब दिल आ गया और इतना मतलब इज्जत है उनके लिए कि मैं भरोसा करके मैंने बोला ठीक है, मुझे एक दिन का समय दे दीजिए और मैं आपको डिसाइड करके बताऊंगी। तो मैंने सोच समझ के मैंने सोचा कि ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो उन्होंने फ़ोन किया कि आपने क्या सोचा। तो मैंने बोला ठीक है, आप मैंने सोच लिया जो भी है मैं बता दूंगी। तो वो तुरंत आ गया, स्कूटी लेके मेरे रूम पे आ गया। तो मैंने बोला ठीक है मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने बोला अभी तो आपका लगन चल रहा है। तो मैंने बोला ठीक, हाँ वो तो सही है, लेकिन होली में मार्च में हम लोग का लगन ख़त्म है, 12 का लगन ख़त्म हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा कि मार्च में कर लेंगे, एक महीना मुझे गैप मिल जाएगी और कहीं ना कहीं मैं ठीक हो जाऊँगी। तो 16 मार्च को 2023 को मैंने मेपल केयर हॉस्पिटल दिल्ली में जाके एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने अपना ऑपरेशन करा लिया और उसमें मेरा 2 लाख पैसा खर्चा हुआ है। और वहाँ से आने के बाद मुझे शादी भी किया और अपने रूम पे ही सिंदूर दान किया। फिर उसके बाद मुझे और ज़्यादा भरोसा आ गया। हाँ बिल्कुल, तो 2 ही लोग के बीच में सिंदूर दान जी हुआ। जी जी। तो उनको मैंने बोला भी था कि ये तो दुनिया कभी नहीं मानेगी, ठीक है मैं सिंदूर लगा के घूम सकती हूँ, लेकिन ऐसा बात नहीं है, लेकिन किसके नाम पे। तो बोले कि ठीक है आपको प्रूफ चाहिए तो कुछ ले लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है मैं वीडियो बना लेती हूँ। उन्होंने कब साफ साफ बोला है कि बना लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने बनाया? जी बिल्कुल बनाया हूँ, मैं प्रोवाइड भी करूँगी आपको, आप दिखा दीजिएगा। तो ऐसा मेरे पास वीडियो है। फिर उन्होंने मेरे को 1.5 महीने के बाद मुझे दबाव डालने लगा कि आप दूसरा ऑपरेशन करा लीजिए।
तो मैं उस समय मेंटली और फिजिकली ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरा हाल ही में ऑपरेशन हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि मेरा अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक 6 महीना साल भर नहीं हो जाते तब तक और दूसरा कोई ऑपरेशन डॉक्टर हाथ में नहीं लेता है, क्योंकि मेरा जान को भी खतरा है। सीरियस केस हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। तो डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर ने भी यही बताया है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया ठीक है, साल भर और 6 महीना हम रुक जाते हैं। तो लड़का का जितना भी खर्चा वर्चा होता था ना, मैं ही देते, क्योंकि वो बेरोजगार थे। ठीक है, तो जब ये सब हो गया फिर उसके बाद हम लोग फिर से रहने लगे एक साथ। बहुत हद तक सही है, पता नहीं घर वालों को पता चल गया है, एक ना एक दिन पता चलना ही है ना। हाँ, तो उनको पता चल गया, तो वो 31 मई को आके मुझे बोल रही है कि मैं आपके साथ नहीं रह पाऊँगी और आपको आगे का सफ़र अकेले बिताना होगा। तो मैंने बोला, आज आप मेरे साथ इतना कुछ कर दिया और मैंने अपना सब कुछ खो दिया, घर परिवार, माँ का ममता मैंने उजाड़ दिया, मेरे माँ बाप का प्यार मैं कभी मुझे नहीं मिलेगी, मैं ख़ानदान से मिल पाऊँगी ना परिवार से मिल पाऊँगी, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। आज आप मुझे रास्ते में ले जाके बोल रहे हैं कि आपका यही सफ़र है, आप इस रास्ते में चलिए। ऐसे कैसे? मैंने बहुत रोया उस समय। तो उन्होंने बोला कि आप अपना ज़िंदगी आगे का देख लीजिए, मैं अपने माँ बाप को तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ, उन लोगों का इज्जत है। तो मैंने बोला, क्या मेरे माँ बाप का इज्जत नहीं है? मैं आपके लिए सब कुछ कर दिया, तो आप क्या है? आप लड़का है, ऐसे ही है, लेकिन मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया है ना। मैं लड़का से लड़की बन गई, किसके लिए? आपके लिए, आपके ऊपर भरोसा करके। बोला मुझे कोई कुछ नहीं पता, तुम अपना देख लो। मैंने बोला कि ठीक है, इसके खिलाफ़ मैं मुकदमा दर्ज करूँगी। तो उनको मैंने ये भी बोला है इसके आगे कि मेरा पैसा जो आपने लिया है उसको वापस कर दिया। उनको मैंने 4,10,000 रुपये मैक्सिमम दिया है, और जो 2 लाख मैंने ऑपरेशन में खर्चा भी किया है उनके लिए, जो मैंने पैसा कमाया था सब कुछ उसके ऊपर लुटा दिया। उन्होंने बोला कि तुम जो बात बोल रही हो कि पैसे के बारे में, उसके प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? अच्छा। तो मैंने बोला, जो पैसा मैंने दिया है इसका अगर प्रूफ लेके अगर आपको दिया होता तो आपने क्यों मुझे मना किया कि आपका बैंक अकाउंट नहीं है, आप मुझे कैश दे दीजिए। तो मैंने तो आपको बोला ही कि मैं बैंक में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बोला नहीं कि मेरे बैंक अकाउंट नहीं है, तो आपका गलती है ना, तो मैं कहाँ किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँ? तो आपको कैश चाहिए, तो मैं एटीएम से निकाल के कैश दे रहा था। और जो भी मैं कमाती हूँ डांस करके, मेरी बहन कमाती है, मेरी बहन कमा के मुझे दे देती है, मैं कमाती हूँ, तो हम अच्छा खासा पैसा कमा रही थी यूपी में। तो सब पैसा उसके ऊपर लुटा दिया मैंने, हम दोनों बहनों ने। आप 2 लोग यहाँ रहते हैं? जी, आपकी बहन भी रहती है? जी बिल्कुल। फिर उसके बाद ये सब बोला, मैंने बोला कि मैं मुकदमा दर्ज करूँगी। बोले तुम्हारा कौन सुनेगी, तुम एक किन्नर हो, एक ट्रांस वुमन हो, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगी, और तुम किस बात के लिए मुकदमा दर्ज करने के लिए बोले? मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करा दिया, पीछे करा दिया है। हाँ, तो मैं अभी नाबालिग साबित होकर तुमको जेल भिजवा दूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैं गलत हूँ ना तो मैं जेल जाने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन मैं आवाज़ उठाऊँगी। मैंने पुलिस प्रशासन का मदद लिया, लेकिन पुलिस प्रशासन मेरा कोई मदद नहीं किया। फिर उसके बाद उसके घर वालों के तरफ से मुझे धमकियाँ आया। वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे मारने के लिए, गोली मारने के लिए प्लानिंग कर रही थी। उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है प्रूफ के हिसाब से। तो क्या हुआ, मैं पुलिस प्रशासन का मदद लिया, पुलिस प्रशासन मुझे डरा धमका के मुझे भगा दिया वहाँ से। कौन से थाने से? रसरा का थाना, रसरा थाने। हाँ। पहला तहरीर रसरा थाने पे दिया। जी बिल्कुल। मैंने एक वहाँ पे एप्लीकेशन डाला था, उन लोगों ने मुझे धरा धमका के भगा दिया। जिला पे अभी तक दिए हैं कि नहीं? नहीं, एक्चुअली मैं न्यायालय में पहुँचा दिया हूँ ये केस। तो उसके पापा आया था वहाँ पे, उसका पापा जब मेन मुद्दा बोल रही हूँ, पापा के साथ जो भी बहस हुआ है, उनका पापा को मैंने यहाँ तक बोला है कि आप लोग मुझे एक बहू की तरह मत मानिए, लेकिन एक नौकरानी बना के आप घर पे रख लीजिए। मैं आपके बेटे का शक्ल देख के मैं जी लूँगी, क्योंकि मेरा कोई परिवार नहीं है पापा, मुझे आप लोग अपना लीजिए। कहीं ना कहीं मैं आप लोग छोड़ देंगे तो मैं दर दर ठोकर खाऊँगी, और हाल ही में मैं खा भी रही हूँ, अभी मेरा कोई नहीं है। तो बोले तुम्हारा एक जाल है मेरे बेटे को फंसाने के लिए। देखिए, एक लड़का 9 महीने से मेरे साथ रह रही है, खा रही है, पी रही है, आ रही है, जा रही है, तो उनको पता नहीं है, वो अपने मन मर्जी से मेरे साथ रह रही है। किसी को कितना दिन आप दबाव में डाल के या कितना दिन आप फंसा के रख सकते हैं, उनका भी दिमाग नहीं है। वो लड़का 12 पास है, ठीक है। तो बात ये है, मैंने बोला ठीक है, अगर उन्होंने, उसके पापा ने मुझे यहाँ तक बोला कि तुम्हारा माँ बाप ने यही सिखाया। जब मेरे माँ बाप के ऊपर गया है तब मुझे ईगो पे हर्ट हो गया। कहीं किसी के माँ बाप ये नहीं सिखाते कि तुम गलत रास्ते सुनो। हम अपने आप से बेटे को भरोसा करके, और हम अपना डिसीजन लेके, हम दोनों का डिसीजन लेके, हम दोनों ने गलती किया है। मैं नहीं बोल रही कि उनका गलती है, हम दोनों का गलती है। तो आप लोग बुजुर्ग हैं, हम लोग को कुछ ना कुछ तो सुलह दीजिए, मेरा भी ज़िंदगी है।
तो मैंने यही बोला तुम अपना देख लो, तुमने गलती किया है तो तुम अपना भुगतो। तो जब मेरे माँ बाप के ऊपर गया, मैं उसी दिन आके रसरा कोतवाली थाना पे मैंने एक एप्लीकेशन डाला, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं। तो मैंने न्यायालय में खटखटाया दरवाज़ा, तो वहाँ से मुझे अभी मदद मिल रही है। और एक लड़का के ऊपर FIR भी हो गया, लेकिन पुलिस प्रशासन उसको पकड़ नहीं रही। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, 1 महीने से ज़्यादा। और पुलिस प्रशासन मुझे यहाँ से हिलने नहीं दे रहे। बोले तुम कहीं भाग नहीं सकते हो, जब तक केस चलेगी तब तक तुमको यूपी में रहना होगा। कहीं ना कहीं उन लोग मुझे पैसा ऑफर करे, जब FIR हो गया है पैसा ऑफर कर रहे हैं, मैं पैसे को ठुकरा रही हूँ और बोल रहे हैं कि पैसा नहीं लोगे तो मरवा देंगे। ठीक है, मैं ये बात पुलिस को भी बोला हूँ कि मुझे मारने के लिए धमकी आ रही है। बोले ये सब बोलने का चीज़ है, कोई कुछ नहीं कर पाएगी। अगर कल मैं मर भी जाऊँगी ना, अपने जीवन ख़त्म भी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा ये इसका जिम्मेदारी 1 नंबर आएगी पुलिस प्रशासन, दूसरा आएगी वो लड़का निखिल यादव, तीसरा आएगी उसके घर परिवार, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका परिवार का भी हाथ है। इसलिए सब लोग आज मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। मेरा ज़िंदगी जो बर्बाद किया है, मैं अभी समझ में आ रहे, सब लोग उसका परिवार मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, भीड़ के आ रहे हैं सब लोग। और मैं इस दुनिया में अकेले हूँ और मैं अकेले आवाज़ उठा रही हूँ। तो वो लोग का कहीं ना कहीं प्लानिंग है। जब तक मेरे पास पैसा था तब तक वो मेरा साथ था, जब पैसा ख़त्म वो चला गया। अभी देखिए वो मेरे साथ रहा है, मेरे साथ रेप हुआ है, मेरे साथ शादी किया है, मैं उसको चलाई हूँ पैसा वैसा दे के, मैंने अपना ऑपरेशन कर लिया, छोड़ भी रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि उसका एक हवस है जिस्म का, पैसों का, लेकिन इस हम दोनों के बीच में बाप का क्या किरदार है, नाना का क्या रोल है, खानदान का पूरा क्या रोल है, जो सब लोग आके मेरे पर भीड़ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब लोग का हाथ है मुझे बर्बाद करने में। कहीं ना कहीं मैं यही बोल सकती हूँ कि अभी दुनिया वालों को कि पैसा जो लिया है पूरा खानदान ने लिया है। ऐसा हाँ, पूरे घर वाले इस्तेमाल किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ आप लोग का बच्चा है, लेकिन मैं भी किसी का बच्चा हूँ। आप लोग अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन मैं जो दर ठोकर खा रही हूँ किसके वजह से, आपके लड़के के लिए मैं ये सब दर ठोकर खा रही हूँ। आज कहीं ना कहीं मुझे दुनिया वाले एक्सेप्ट नहीं करे, कहीं ना कहीं मुझे मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे सब लोग यूज़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। किसकी वजह से? आज आपके लड़के की वजह से। कहीं ना कहीं जब मैं लड़का था तभी मेरा मन फीलिंग जो था, मैं एक लड़की की तरह मानती थी। मैंने अपने आप को कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं ऑपरेशन करा लूँगी। उसका पापा ने मुझे थाने पे बिठा के बोला तुम डांसर हो, तुम्हारा क्या औकात है। मैं यही बोलना चाहूँगी दुनिया वालों को जो डांसर के बारे में बोलते हैं कि तुम लोग का क्या औकात है, और डांसर का यही औकात है जहाँ डांसर खड़ा होते हैं वहीं से शुरू होते हैं, और डांसर के लिए उसका कला देखने के लिए लाइन शुरू होते हैं। डांसर का औकात मत गिनती करिए, हर एक हज़ारों लोगों के सामने आप लोग डांस कोई नहीं कर पाएगी। हम लोग कला दिखाते हैं और बोल रहे हैं कि तुम लोग बहुत गंदे हो, तुम लोग का बारे में पता नहीं है क्या, किन्नर के बारे में पता है, ये वो बहुत कुछ बोला है उसके पापा ने। ठीक है, कहीं ना कहीं आज दुनिया में देखिए कितना नाइंसाफ़ी हो रहा है किन्नर के साथ। मैं अपने आप को भी किन्नर ही कहलाऊंगी, क्योंकि देखिए आज आपके घर में कुछ ना कुछ हो रही है या आपके साथ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हो रही है तो आप किन्नर के सहाय लेते हैं कि माई मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो, मेरे घर में ये चल रहे हैं। आज जब किन्नर के साथ गलत हो रहे आप लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों किन्नर के साथ नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं मैं सबको यही बोलूँगी जो हम लोग किन्नर समाज में हैं, जो किन्नर समाज का अखाड़ा होते, बहुत बड़े बड़े किन्नर लोग होते हैं, उन लोगों को मैं माई सबको गोल अगरतानी सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ सबको। देखिए मैं आप लोगों का समाज का हूँ, मैं आप लोगों की बेटी हूँ, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों का समाज का ही हूँ। मैं किसी आप लोगों का बेटी हूँ, नाती हूँ या किसी का बहन हूँ। प्लीज़ मेरे साथ गलत हो रहा है, आप लोग मेरे लिए दुआ करिए, कहीं ना कहीं मेरे लिए इंसाफ के लिए आप लोग दुआ करें कि मुझे इंसाफ मिल जाए। मैं अपने हस्बैंड जो अभी बिहार में चल रही है एक ट्रांस वुमन अपने हस्बैंड के साथ लड़ रही है, वो भी खानदान के उसके परिवार के खिलाफ। देखिए मैं आज अकेले लड़ रही हूँ, जो मेरा हस्बैंड है वो भी मेरे पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, और कहीं ना कहीं उन लोगों का साथ है और वो भी उनके खिलाफ अभी मेरे अगेंस्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं मैं अकेले हूँ। देखिए मैं अकेले एक इंसान को मेंटली और फिजिकली इतना टॉर्चर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे बाहर जाने में भी डर लगता है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अगर ना दिल को लगाता, अगर मैं जान जाता तो मोहब्बत नहीं करता। ये बात ऐसी आ गई है कि लोग खूबसूरती के पीछे दौड़ते हैं, दिल में किसी के लिए प्यार बसा के रखते हैं, जब वो हवस मिट जाता है तो उसी से नफ़रत करने लगते हैं। एक ऐसी मोड़ आई कि आज प्यार में इतना पागल होकर उससे शादी तक रचा ली, और आज प्यास बुझ गई, हवस मिट गया, तो अब उसे किन्नर का नाम देकर अपनों से जुदा कर दिया।
तो आपको क्या लग रहा है कि अब आपके साथ न्याय के लिए कौन साथी है? मैं जितना भी हो रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं हर एक इंसान के पास जा रही हूँ जो भी मुझे नहीं पहचानती है, मैं उनके आगे हाथ जाके फैला रही, अपना झोली फैला रही कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मेरे खिलाफ एक आवाज़ उठाइए, कहीं ना कहीं मेरा ज़िंदगी बच जाएगी। और न्यायालय से तो कुछ भी मदद नहीं, सॉरी, पुलिस प्रशासन से कुछ भी मदद नहीं मिल रही है। जो भी कर रहे हैं न्यायालय से कर रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं मैं जो उत्तर प्रदेश का जो सीएम है, जो डीएम है, उनको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग एक बार मेरा केस को देखिए, मुझे मदद करिए, लड़का को पकड़िए, पकड़ के उसको जेल में डालिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरा जो जितने भी वीडियो वायरल हो रही है, सब लोग पब्लिक यही कमेंट कर रही है हर एक वीडियो के नीचे कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, और सही में मेरे साथ गलत हुआ है। और आप कहाँ से सफ़र की, कहाँ से आती हैं? बिल्कुल, मैं एक असम से हूँ। असम। हाँ, मैं असम से बिलोंग करती हूँ। अभी 10 महीने से मैं यूपी में रह रही हूँ। जो पकवा इनार की जो घटना थी वो आज हमारे सामने अपनी दुख बयां कर रहे हैं, वहीं जो अपनी दर्द को लेकर चली हैं। मैंने तलाशा, आखिरकार इनकी जो है मीडिया के साथ मुलाकात हुई और अपनी बातें रखने का प्रयास किए और लगातार रख रही हैं। अभी तक प्रशासन से क्या संदेश मिल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? कुछ भी नहीं। कुछ भी? मैं फ़ोन करती हूँ प्रशासन को, बोलती हूँ कि 1 महीना हो गया है। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने वेबसाइट में जाके भी मैंने बहुत पढ़ा है कानून के विषय में। एक अगर एफआईआर हो जाती है तो कानून का यही है 24 घंटे के अंदर अंदर एक मुजरिम को पकड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है। नहीं हुआ है, और 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है, तभी भी कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन को मैं फ़ोन करती हूँ, बोल रहा है कि एक ना एक दिन उसको वो पकड़ जाएगी, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को सरेंडर कर देगी। कब करेगी? यानी कि आपके बातों से लग रहा है कि पुलिस प्रशासन भी आपके मदद से इनकार कर रही है। जी बिल्कुल, और मैं यही बोलूँगी, पुलिस प्रशासन मेरा एफआईआर भी नहीं लिख रही थी। मैंने 2 बार कोर्ट से जब नोटिस भेजा तब जाके पुलिस प्रशासन मेरा एफआईआर लिखा। और जब आप लोगों से नहीं हो रहे तो आप न्यायालय में बोलिए कि हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो लोग बोले कि तुम धैर्य रखो, धीरज रखो, हम लोग उसको ढूंढ के निकालेंगे। कब तक? मैं साल भर रहूँ यही ऐसे ही, कहीं ना कहीं मैं जा नहीं पा रही हूँ कमाने के लिए, डर के मारे। रसारा में रह रही हूँ, बलिया में रह रही हूँ, कहीं ना कहीं धमकी मिल रही है, और मैं आज बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मुझे मेरे पेट के लिए भी मुझे सोचना है, और पुलिस प्रशासन मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे। ये कौन सा न्याय है? जो इंसान क्राइम किया है, जो मेरे साथ गलत किया, वो सरेआम घूम रही है, और मैं यहीं पर कैद होकर रखी हूँ। कैदी मैं बन रही हूँ और सरेआम वो घूम रही है। चलिए साथियों, आप जरूर बताइएगा कि ऐसे जो है लाचार अपनी जो है दर्द को लेकर, अपना जो है टूटे दिल को लेकर कैसे चल रही है। आज इनकी दास्तां कोई नहीं सुन रहा है। कब तक इन्हें न्याय मिलेगा, चक्कर काटते काटते अभी तक चल रही है। अब इन्हें न्याय कब मिलेगा, इंतजार की घड़ियां अब इनके सामने खड़ी है। अब ये प्रशासन पे पूरी भरोसा लगाए बैठी हैं, फिर भी इन्हें अभी तक कोई प्रशासन से उतना मदद नहीं हो पाया है, जैसा कि ये बता रही है। अभी भी प्रशासन कह के टाल मटोल कर रही है कि आपको न्याय मिलेगा, इंतजार करते रहिए। साहब इंतजार कब तक ले करेंगी, ये तो वक्त के साथ चलता रहा है, चलता कब तक ले जाएगा, कब तक जुल्म सहते जाएंगे। तो हम चलते चलते आपसे कहेंगे कि आपका क्या सुझाव है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। फिलहाल इस वक्त के लिए बी न्यूज़ इंडिया के साथ विमलेश कुमार, नमस्कार, जय हिंद।